सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत अच्छा साथ मुझे मिल रहा है और इसी क्रम में मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। निरंतर वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। अंतरा भाग 2 जो कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक या हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसमें पाठ संख्या 2 का हम अध्ययन कर रहे थे और उस पाठ संख्या 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो दूसरी संकलित कविता है सरोज स्मृति। कौन सी कविता है? सरोज स्मृति। ये जो दूसरी संकलित कविता है इसका मूल भाव हम देख चुके हैं। इससे पहले कि यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक या तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, इस वीडियो के अंत में भी मिल सकता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है। और वहाँ उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, आप उसको वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सरोज कौन थी? प्रश्न ये उठता, सरोज ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, निराला जी की दिवंगत पुत्री थी। सरोज निराला जी की दिवंगत पुत्री थी। विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसका जो है देहांत हो गया था। 18 वर्ष की उम्र में उसकी जो मृत्यु हो गई थी। सरोज की मृत्यु जो है आपके 1935 ईस्वी में हुई थी और सरोज स्मृति भी जो 1935 में लिखा था। स्मृति का मतलब होता है यादें, और यादें किसकी है? इस सरोज की। कहाँ से है? बाल्यावस्था से मृत्यु तक, यानी उसके जन्म से बाद की यादें, मृत्यु तक की जो यादें हैं वो निराला जी ने इस सरोज स्मृति जो है कविता में पिरोई है। ये कविता बहुत लंबी है लेकिन आपके इस पाठ्यपुस्तक में इसका अंतिम अंश ही लिया गया है। और हमारा जो इस पाठ्यपुस्तक में अंतिम अंश है जिसमें सरोज के विवाह का वर्णन है कि किस प्रकार उसका विवाह हुआ और किस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई, इस प्रकार का वर्णन निराला जी ने अपने इस संकलित अंश में किया है, जिसकी अभी हम व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है, हम इसकी व्याख्या देखते हैं। सरोज स्मृति की हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता सरोज स्मृति से उद्धृत है। सरोज स्मृति के रचयिता छायावाद के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और निराला ने ये कविता अपनी पुत्री के मृत्यु के बाद जो शोक प्रकट किया है उसके रूप में लिखी है। छायावाद का ये शोक गीत कहलाती है और छायावाद का प्रभाव स्पष्टतः इस कविता पर देखा जा सकता है। अपनी पुत्री की मृत्यु से जो उत्पन्न दुख है वो निराला ने यहाँ अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले हम कठिन शब्दों की ओर देख लेते हैं। देखा विवाह आमूल, आमूल कहते हैं मूल सहित, पूरी तरह, मूल सहित या कह दे पूरी तरह। और नवल कहते हैं नया, नवल कहते हैं नया। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझे तू हंसी मंद, मंद कहते हैं धीमी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, स्पंद कहते हैं कंपन। उर, उर कहते हैं हृदय। उर में बर झूली छवि सुंदर, प्रिय की ए शब्द, ए शब्द यानी ये यहां देख लेते हैं, ए धन शब्द से बना है। ए यानी नहीं और शब्द, अर्थात जिसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सके। श्रृंगार मुखर, मुखर यानी बोलना। तू खुली एक उच्छ्वास, उच्छ्वास कहते हैं श्वास या सांस।
और इसका विलोम देखें अगर उच्छ्वास, इसका जो विलोम होगा वो होगा निश्वास। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत, नत कहते हैं झुके हुए, नत नयने, नयनों यानी नेत्र, नत नयनों से आलोक, आलोक कहते हैं प्रकाश। कांपा अधरों, अधरों कहते हैं ओठ, पर थर 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 देखा मैंने वह मूर्ति दीति, दीति कहते हैं प्यास या पिपासा। मेरे वसंत की प्रथम गीति, वसंत कहते हैं सुखद पल या यौवन कह दो, की प्रथम गीति, गीति कहते हैं गीत। ध्यान दीजिए, ये हमने कुछ कठिन शब्द देख लिए हैं। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी दिवंगत पुत्री के प्रति शोक प्रकट कर रहे हैं और उनकी जो स्मृतियां हैं, विवाह की स्मृतियों को याद करते हुए वो वर्णन कर रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से बिल्कुल अलग था। उसमें किसी भी प्रकार के रीति रिवाज, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं किया गया था। तो कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि देखा विवाह आमूल नवल। जो सरोज का विवाह था, जो सरोज निराला जी की पुत्री है, उसका जो विवाह था, उसका विवाह पूरी तरह नया था, पूरी तरह नया रूप लिए हुए सरोज का विवाह था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। और जब सरोज को जो विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था, तब उस पर पवित्र कलश का जो जल है, पवित्र जल, कलश का पवित्र जल उसके ऊपर छिड़का गया। यानी विवाह के पहले एक मंगल स्नान करवाया जाता है, वो सरोज को करवाया गया। देखती मुझे तू हंसी मंद। कवि आगे निराला जी कह रहे हैं कि ये वो समय था जब तूने मंगल स्नान करते हुए या मंगल स्नान करने के बाद मुझे तू हंसी मंद, यानी तू मुझे मंद मंद धीमे धीमे हंसते हुए देख रही थी। कहने का भाव यहाँ देखो बच्चों, निराला जी के बारे में हमने पढ़ा कि जो सरोज की माँ है, निराला जी की पत्नी, वो सरोज को जन्म देते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी और सरोज का लालन पालन जो पोषण किया वो उसके ननिहाल में उसकी नानी ने किया। ठीक है, तो यहाँ निराला जी ये कह रहे हैं कि एक लड़की अपने मन के भाव किसको जाकर के कहती है? अपनी माँ को ही तो जाके कहेगी ना। और यहाँ निराला जी ये कह रहे हैं कि सरोज के लिए उसकी माँ भी मैं हूं और उसका पिता भी मैं हूं, क्योंकि उसकी माँ तो है नहीं। लेकिन एक लड़की के विवाह के समय जो उसके मन में जो भाव होते हैं, वो भाव केवल और केवल वो अपनी माँ को ही बता सकती है, अपने पिता को नहीं बता सकती है। कवि यहाँ उसी प्रसंग को, उसी भाव को अभिव्यक्त करना चाह रहा है कि देखती मुझे तू हंसी मंद। जो सरोज है वो मंगल स्नान के बाद निराला जी को मंद मंद धीरे धीरे मुस्कुराते हुए देख रही है। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और जो सरोज के होठ हैं वो कांप रहे हैं, कंपन हो रहा उसमें, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली कांपती है, जैसे सरोज के ओठ कांप रहे हैं। कहने का मतलब सरोज के ओठ कुछ बुदबुदाना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संकोचवश वो अपने पिता से कुछ कह नहीं पा रही है। क्योंकि यहां अगर उसकी माँ होती तो जरूर वो अपने भावों को जो है अपनी माँ से जो है शेयर कर लेती, अपनी माँ के साथ वो जो साझा कर लेती। होठों में बिजली फंसी स्पंद, सरोज के जो ओठ थे वो कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कांप रही हो। कहने का भाव यह है कि सरोज के कांपते हुए ओठ कुछ अभिव्यक्त करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शब्द उन ओठों से बुदबुदाने के बाद बाहर नहीं निकल रहे हैं। उर में बर जूली छवि सुंदर, सरोज के हृदय में अपने प्रियतम की छवि, प्रिय है ना यहाँ शब्द, ये देखिए प्रिय, प्रिय यानी प्रियतम,
जिससे शादी होने वाली है। उर में बर जूली छवि सुंदर, सरोज के हृदय में अपने प्रियतम की सुंदर छवि झूल रही थी, अर्थात सरोज अपने प्रियतम की उन सुंदर छवि को याद कर करके वो आनंदित हो रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, अब यहां ध्यान दीजिए, अशब्द शब्द आया है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके। तो यहां कवि निराला जी कह रहे हैं कि जो सरोज का प्रियतम था उसकी जो छवि थी वो अशब्द थी, यानी उसको जो है शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। या फिर मैं आपको बता दूं कि सरोज अपने उस प्रियतम की छवि को अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अपने पिता से वह बात, अपने मन के भाव नहीं कह सकती थी जो उसे अपनी मां से कहने चाहिए थे। इसलिए प्रियतम की उस सुंदर छवि को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता था, वो सरोज उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। और उस प्रियतम की सुंदर छवि को दिखाने के लिए केवल सरोज का जो श्रृंगार था, विवाह के समय जो श्रृंगार किया गया था, जो साज सज्जा की थी, वो श्रृंगारी मुखर होकर के अपने प्रियतम की उस छवि को जो बयान कर रहा था, वो श्रृंगारी अपने प्रियतम के बारे में सब कुछ बता रहा था। शब्द उसके लिए नहीं थे, यानी उसे शब्दों में अभिव्यक्त न करके किसमें अभिव्यक्त किया गया था, सरोज के श्रृंगार में अभिव्यक्त किया गया था। सरोज का श्रृंगार अपने प्रियतम की उस सुंदर छवि को जो अभिव्यक्त कर रहा था, न कि कोई शब्द। तो खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि एक उच्छ्वास यानी श्वास, हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, निश्वास। तो यहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये कहना चाह रहे हैं कि सरोज एक एक श्वास के साथ खुली यानी बड़ी होती गई, और विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, उसके अंग अंग में एक स्तब्ध कर देने वाला जो विश्वास बंधा हुआ था। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। सरोज की स्थिति अपने पिता के सामने कैसी है, नत नयन है, उसके झुके हुए नेत्र हैं, और झुके हुए नेत्रों में आलोक उतर, एक श्रृंगार का, एक सौंदर्य का आलोक, हम कह सकते हैं किसका, सौंदर्य का प्रकाश। झुके हुए नेत्रों में, झुकी हुई आंखों में सरोज के एक सौंदर्य का जो प्रकाश उतर आया था, और वो सौंदर्य का प्रकाश कहां गिर रहा था, ओठों पे गिर रहा था, अधर यानी ओठ पे गिर रहा था, कांपा अधरों पर थर थर थर, और उसके जो ओठ थे वो थर थर कांप रहे थे, और प्रकाश उसके ओठों पे गिर रहा था। इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्रकाश कांप रहा है। कहने का भाव यहाँ ये है कि सरोज के ओठ जो है थर थर कांप रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सरोज कुछ कहना चाह रही है, कुछ अभिव्यक्त करना चाह रही है, अपने मन के भावों को बताना चाह रही है, लेकिन चूंकि उसकी मां नहीं है इसलिए वो अपने मन के भावों को बता नहीं पा रही है, इसलिए उसके ओठ जो थर-थर कांप रहे हैं। हालांकि वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है, सौंदर्य का जो प्रकाश है वो उसके चेहरे पर है, उसके ओठों पर चमक रहा है, और जिससे ऐसा लग रहा है कि उसके ओठ जो है वो थर-थर कांप रहे हैं, यानी वो कहते हुए भी कुछ कह नहीं पा रही है। एक मां की कमी उसको महसूस हो रही है। देखा मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे वसंत की पहली गीती। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी कह रहे हैं कि मैंने वह प्यासी मूर्ति या पिपासा की मूर्ति देखी है, यानी सरोज को देख करके निराला जी को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पिपासा की मूर्ति मेरे सुखद पलों का जो प्रथम गीत हो, मेरे यौवन का वो प्रथम गीत हो। यानी युवावस्था में जिस प्रकार एक कवि के लिए एक गीत लिखना, पहला गीत जिस प्रकार उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार निराला जी यहाँ कह रहे हैं कि जब मैंने सरोज को देखा तो उसकी जो पिपासा से भरी हुई मूर्ति थी वह मेरे वसंत का पहला गीत थी, मेरे सुखद दिनों का पहला गीत थी, मेरे सुखद पलों का वो पहला गीत थी। इस प्रकार हम इस सरोज स्मृति की जो व्याख्या करेंगे। अब हम इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष देखेंगे तो भाषा संस्कृत निष्ठ है, भाषा संस्कृत निष्ठ है, मुक्त छंद का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी है। निराला के
अपने पुत्री के प्रति शोक को प्रकट किया गया है, निराला के उस दुख को प्रकट किया है जो उसकी पुत्री मृत्यु के बाद जो उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार अलंकार अगर हम देखें तो देखिए यहां एक शब्द आया अंग अंग, ये एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, समान है, पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा अलंकार हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ऐसे ही देखिए और अगर हम शब्द देखें तो यहां पर यह आया था ओटों में बिजली फंसी स्पंद, ओट ऐसे कांप रहे थे जैसे बिजली। उपमा अलंकार यहां कर सकते हैं। कौन सा अलंकार कर सकते हैं? उपमा अलंकार कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए और अगर हम यहां अलंकार देखेंगे अनुप्रास अलंकार भी यहां जो है हो सकता है जहां वर्ण की आवृत्ति हो रही हो। इस प्रकार हम जो है इसकी विशेष में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट का भी जो है उसकी व्याख्या कर लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रसंग हम उसी प्रकार लिख देंगे। इसमें आगे लिखेंगे कि निराला जी ने इस अंश में अपने पुत्री की सौंदर्य की तुलना अपनी पत्नी के सौंदर्य से की है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब उन्होंने अपनी पुत्री को सजी संवरी देखा, अपनी पुत्री का जो श्रृंगार देखा, तो उसे अपनी पत्नी का जो श्रृंगार याद आ गया। और चूंकि पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उसके श्रृंगार को कहा निराकार श्रृंगार। क्या कहा? निराकार श्रृंगार। कठिन शब्द देख लेते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, निर्धन आकार। ठीक है, यानी जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। इसी प्रकार देखिए रस का श्रृंगार रहा जो निराकार रस, ये रस यानी श्रृंगार रस। रस कविता में उच्छ्वसित धार, यानी श्रृंगार रस की धारा। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, बरता प्राणों में राग रंग। रति, रति यहां जो है कामदेव की पत्नी। रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश। यहां आकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश शब्द आया है पत्नी के श्रृंगार के लिए। और मही, मही आया है पुत्री का श्रृंगार। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, स्वजन यानी जो है बंधु बांधव। कोई थे नहीं न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निसी दिवस। निसी दिवस का मतलब रात दिन। जाग यानी जागरण। प्रिय मौन एक संगीत भरा, यानी जो प्रिय शांति थी, एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको हम देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं व्याख्या में आएंगे कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी पुत्री के मृत्यु के बाद जो शोक उत्पन्न हुआ उसको यहां अभिव्यक्त किया है। और उनकी जो पुत्री थी उनका श्रृंगार उनको अपनी पत्नी के श्रृंगार जैसा लग रहा था। अरे भाई, अपने राजस्थानी में भी कहते हैं कि माँ के गुण बेटी में आते ही आते हैं। तो जैसे माँ के गुण माँ का श्रृंगार था, वैसे ही बेटी सरोज का भी श्रृंगार हो गया। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार। जब निराला जी ने अपनी
विवाह के लिए तैयार होती हुई अपने उस पुत्री के श्रृंगार को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, तो वो सौंदर्य उसको निराकार लगा, अर्थात बिना आकार का लगा। कहने का अभिप्राय ये है कि सरोज के श्रृंगार को देख करके निराला जी को अपने निराकार यानी मृत पत्नी का श्रृंगार याद आ गया। रस कविता में उच्छ्वसित धार, वो ही अपनी पत्नी जो अब उनके पास नहीं है, बिछुड़ करके चली गई है, उसका श्रृंगार इस कविता में रस की धारा बन करके जो है चल रहा था। यानी कविता जो प्रेरित हो रही थी वो अपनी पत्नी के श्रृंगार से प्रेरित हो रही थी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, निराला जी कह रहे हैं कि जो उनकी स्वर्गीय पत्नी है उसके संग, उस प्रियतमा के संग जो भी राग रंग भरे गीत गाए, वो प्राणों में जो है एक नया राग, एक नया रंग जो पैदा कर रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि निराला जी कह रहे हैं कि मेरी प्रियतम स्वर्गीय पत्नी के संग जो भी मैंने राग रंग वाले जो भाव थे वो मेरे प्राणों में जो है एक जोश भर रहे हैं। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मई। रति कहते कामदेव की पत्नी जो सुंदर होती है। कहने का मतलब ये है कि निराला जी ये कह रहे हैं कि जो उनकी स्वर्गीय पत्नी है जो सुंदर थी, उस स्वर्गीय पत्नी को कहा आकाश और पुत्री को कहा मई। यानी पत्नी की मृत्यु के बाद जो पत्नी का सौंदर्य है वो अब पुत्री के सौंदर्य के रूप में प्रकट हो रहा है। और इस प्रकार सरोज जो है वो रति यानी कामदेव की पत्नी के समान जो है सुंदर हो रही है, सुंदरता प्राप्त कर रही है। हो गया ब्याह, विवाह हो गया, आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, घर जो उसके बंधु बांधव थे कोई आए नहीं थे। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी। यानी सरोज का विवाह बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से हुआ था। कोई भी जो उसके रिश्तेदार थे वो उस विवाह में शामिल नहीं हुए थे। न आमंत्रण भेजा गया, किसी को बुलाया भी नहीं गया था। विवाह राग भर रहा, न घर निशी दिवस जाग, न कोई विवाह का राग था जो रात दिन जो है बज रहा था। रात दिन जिस प्रकार विवाह के गीत गाए जाते हैं, ऐसे कोई गीत भी विवाह के जो है सरोज के लिए नहीं गाए जा रहे थे। और न कोई जागरण था, यानी रात को जाग करके विवाह के गीत भी नहीं गाए जा रहे थे। विवाह का राग यानी विवाह के गीत, विवाह के क्या गीत। प्रिय मौन एक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा। आगे कवि निराला कह रहे हैं कि जो एक विवाह में जितनी चहल पहल होनी चाहिए उतनी चहल पहल विवाह में नहीं थी। एक प्रिय शांति वहां स्थापित थी और उस शांति में एक संगीत का स्वर निकल रहा था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, उस प्रिय शांति में एक संगीत का स्वर जो है निराला के मन में निकल रहा था, जिसमें एक नए जीवन का जो है स्वर उतर रहा था। यानी जो निराला जी एक कविता लिख रहे हैं उसमें जिन स्वरों का वो प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नए जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहने का भाव ये है कि सरोज का विवाह बिल्कुल साधारण सा था, फिर भी उसके साधारण विवाह पर भी जो है एक नए जीवन की वो शुरुआत कर रही थी। इस प्रकार हम इसके बारे में व्याख्या कर देंगे। अगर विशेष देखेंगे तो वही संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है। और अगर हम देखें तो यहाँ प्रतीक है आकाश और मई, ये प्रतीक रूप में आए हैं। बिंबों का भी प्रयोग है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो विवाह का जो बिंब है वो हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। राग रंग, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। राग रंग में कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। निराला के शोक को यहाँ दर्शाया गया, उनकी पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। निराला ने अपनी पुत्री सरोज के श्रृंगार की तुलना अपनी पत्नी के श्रृंगार से की है। कहने का मतलब जिस प्रकार एक बेटी के अंदर जो है माँ के गुण आते हैं, उसी प्रकार अपनी पत्नी के जो सुंदरता और उसका जो श्रृंगार था, आज वो पुत्री का श्रृंगार और उसकी सुंदरता बन गया। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही हम सरोज स्मृति के व्याख्या वाले दूसरे पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।